हेलो एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम स्टडी करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आता ही है। तो आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को पूरे अच्छी तरीके से। और चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम से आप समझते क्या हैं, ये है क्या, राइट। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम रेफर्स टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम से हम समझते हैं कि ये एक तरीके का ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका मतलब, ये किसको ऑपरेट कर रहा है? ये फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को ऑपरेट कर रहा है। अब फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है? फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यानी कि MNCs होती हैं और हमारे इन्वेस्टर होते हैं। तो इन सबको ये क्या करता है, एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम प्रोवाइड करता है एक तरीके का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ताकि इंटरनेशनल पेमेंट के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स और प्रोसीजर्स हैं वो पता लग सके। किनको? इन्वेस्टर्स को, MNCs को, और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों को, ताकि वो एक्सचेंज रेट उनको पता हो। क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रेड होगा, इंटरनेशनल पेमेंट्स भी होंगी, राइट। तो अगर इंटरनेशनल पेमेंट्स हो रही हैं तो इट मीन्स कि एक्सचेंज रेट का पता होना ज़रूरी है और साथ में कैपिटल मूवमेंट होती ही है। तो इनको डिटरमाइन करने के लिए ना IMS एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है जिसमें हमारे को सारे रूल्स और प्रोसीजर गिवन होते हैं कि हमें किस तरीके से इंटरनेशनल पेमेंट करनी है, क्या एक्सचेंज रेट्स हैं, इसको डिटरमाइन करने में भी जो है हेल्प करता है IMS। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। अब ना इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के ना कुछ स्टेजेस थे, उनको आज हम स्टडी करेंगे कि मतलब पहले क्या होता था, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो बेसिकली स्टेजेस हैं हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के कुछ। तो पहला जो स्टेज आया था वो आया था किस चीज़ का? बाय मेटलिज्म का, यानी कि मेटल्स नाम से क्या पता चल रहा है? एरा ऑफ बाय मेटलिज्म, यानी कि मेटल्स का यूज़ किया जाता था मॉनेटरी सिस्टम के लिए। तो अब 1870 से पहले, बिफोर 1870 यानी कि 1870 से पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बाय मेटलिज्म, यहाँ पे ना मेटल का प्रयोग किया जाता था जिसमें आपके गोल्ड, आपके सिल्वर कॉइन्स, इन सब को यूज़ किया जाता था एज अ इंटरनेशनल मोड ऑफ पेमेंट के लिए। ओके। तो अब द एक्सचेंज रेट अमंग करेंसीज वर डिटरमाइंड बाय, अब हम एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा किस तरीके का एक्सचेंज रेट है करेंसीज का? अमंग करेंसीज वर डिटरमाइंड बाय देयर गोल्ड एंड सिल्वर कंटेंट, मतलब उनके गोल्ड और सिल्वर कंटेंट को देख के ही हम उनकी करेंसीज का जो है करेंसीज की वैल्यू को डिटरमाइन करते थे और एक्सचेंज रेट उसी तरीके से हम निकालते थे। तो अब सम कंट्री वर ईदर ऑन अ गोल्ड और सम और अ सिल्वर स्टैंडर्ड, किसी कंट्रीज का गोल्ड का और सिल्वर का स्टैंडर्ड होता था, उस बेसिस पर ये होता था एक्सचेंज रेट डिटरमाइन। तो ये तो था बायमेटलिज्म का एरा जब था, तो इस तरीके से होता था। फिर एक एरा आया गोल्ड स्टैंडर्ड का, जिसको मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, गोल्ड स्टैंडर्ड मैकेनिज्म क्या था। तो आज हम फिर से स्टडी करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में इसकी। तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो था ना इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड जो था वो 1875 से 1914 तक रहा, यानी कि 1875 से 1914 तक इसका एरा रहा, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड का। इसमें क्या होता था, एक तरीके का गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को लिया जाता था, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ गोल्ड अलोन इज एश्योर्ड
एश्योर्ड ऑन अनरेस्ट्रिक्टेड कॉइनेज। तो बेसिकली बायमेटलिज्म के एरा में हम मेटल्स को यूज़ करते थे जिनमें सिल्वर भी इंक्लूडेड होता था या और भी प्रीशियस मेटल्स भी इंक्लूड होती थी। बट क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड मैकेनिज्म, जो ये गोल्ड स्टैंडर्ड वाला सिस्टम आया, इसमें गोल्ड को ही लिया गया सिर्फ। तो इसमें क्या होता था, देयर वॉज अ टू वे कन्वर्टिबिलिटी, एक तरीके की टू वे कन्वर्टिबिलिटी होती थी गोल्ड और नेशनल करेंसीज के बीच, एक स्टेबल रेशो होती थी। उस तरीके से हम जो है करेंसीज और गोल्ड को जो है कन्वर्ट करते थे। और यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता था कि गोल्ड के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का। और एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज वाज डिटरमाइंड बाय देयर गोल्ड कंटेंट। तो यहाँ पे जो है एक्सचेंज रेट किस तरीके से डिटरमाइन होता था, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को लेकर, गोल्ड कंटेंट को देखकर, और बायमेटलिज्म में सिल्वर को भी, राइट। उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद कौन सा एरा आया, वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे गिवन है गोल्ड स्टैंडर्ड का एंड हो गया 1914 में, मतलब 1914 में ये गोल्ड स्टैंडर्ड का जो सिस्टम था इसका एंड हो गया वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। और ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और मैनी अदर कंट्रीज़ ने ना इम्पोज कर दिया एम्बार्गोज ऑन गोल्ड एक्सपोर्ट एंड सस्पेंडेड, उन्होंने सस्पेंड कर दिया बैंक नोट्स को, कि जो भी वो बैंक नोट्स गोल्ड में जो है कन्वर्ट करते थे, रिडेम्पशन करते थे, उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो अब इंटर वॉर पीरियड वाज बिटवीन वर्ल्ड वॉर एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1915 टू 1944 में हुआ। इस दौरान क्या हुआ, जो यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएस ने रिप्लेस कर दिया ब्रिटेन एज द डोमिनेंट फाइनेंशियल पावर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यूएस ने जो है ब्रिटेन को रिप्लेस करके एक तरीके का डोमिनेंट फाइनेंशियल पावर जो है वर्ल्ड के लिए बना। कौन, यूएस। तो अब यूएस रिटर्न टू अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन 1919। तो यूएस खुद, जब यूएस जो है एक डोमिनेंट फाइनेंशियल पावर बन गया पूरे वर्ल्ड की, तो यूएस जो है गोल्ड स्टैंडर्ड पर फिर आ गया 1919 में। तो इस पीरियड में क्या हुआ, मैनी कंट्री फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ स्टरिलाइजेशन ऑफ गोल्ड बाय मैचिंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गोल्ड। तो अब काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने स्टरिलाइजेशन की जो है पॉलिसी अपनाई, जिसमें क्या होता था कि गोल्ड के इनफ्लो और आउटफ्लो को मैच किया जाता था डोमेस्टिक मनी और क्रेडिट के उसमें, और फिर जो है करेंसीज की वैल्यू डिटरमाइन की जाती थी। तो ये था हमारा वर्ल्ड वॉर के पीरियड के दौरान क्या हुआ। अब हम बात करेंगे कि गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड यानी कि हमारा ब्रेटन वुड सिस्टम, जिसको हम कितनी बार स्टडी कर चुके हैं। तो ब्रेटन वुड सिस्टम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आपको अब तक रट जाना चाहिए, राइट। तो ब्रेटन वुड सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, और ये आया हमारा 1945 से 1972 तक चला ये सिस्टम, जिसमें 1944 में आपके 44 नेशन के रिप्रेजेंटेटिव मिले थे। कहाँ पे मिले थे, ब्रेटन वुड्स में मिले थे। ब्रेटन वुड्स में कहाँ पर, न्यू हैम्पशायर में। और इन्होंने जो है ए न्यू पोस्ट वॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम एक डिज़ाइन किया, जिसको हम ब्रेटन वुड सिस्टम बोलते हैं। दिस सिस्टम एडवोकेटेड द एडॉप्शन ऑफ एन एक्सचेंज स्टैंडर्ड। अब इस सिस्टम ने क्या किया, इस सिस्टम ने गोल्ड को भी इंक्लूड किया और फॉरेन एक्सचेंज को भी इंक्लूड किया। इस सिस्टम में क्या होता था कि हर कंट्री जो है अपनी ए पर वैल्यू इन रिलेशन टू द यूएस डॉलर के उसमें जो है निकालती थी अपनी करेंसीज की वैल्यू को। और यूएस करेंसी हम जानते हैं ये जो है $35 के बराबर 1 आउंस गोल्ड की कीमत रखी गई थी उस टाइम की। 1 आउंस गोल्ड की जो कीमत थी उस टाइम कितनी रखी गई थी, $35 के बराबर। ठीक है। तो अब इस सिस्टम में क्या हुआ, इस सिस्टम में द रिजर्व करेंसी कंट्री वुड एम टू रन अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस सिस्टम में क्या हुआ, जो रिजर्व करेंसी होती थी कंट्री की, उसका ये एम होता था कि हमें जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिशिएट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सप्लाई करना है रिजर्व्स जो है, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस किया जा सके। इफ़ सच डेफिशिएट टर्न आउट टू बी वेरी लार्ज, अगर डेफिशिएट बहुत ही ज़्यादा हो जाता था, देन रिजर्व करेंसी जो है इट सेल्फ वुड विटनेस क्राइसिस। ऑब्वियसली क्राइसिस की सिचुएशन तो होती ही। तो दिस कंडीशन वाज ऑफन कॉइंड द ट्रिफिन पैराडॉक्स। तो ये एक तरीके का ना
बहुत ही बुरी कंडीशन थी, जिसमें इवेंचुअली क्या हुआ 1970s में, क्या हुआ गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया कुछ रीजंस की, इन्हीं रीजंस की वजह से। उसके बाद 1950 से, फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड क्या हुआ, 1950 के बाद क्या हुआ, 1950 से क्या हुआ, यूनाइटेड स्टार्टेड फेसिंग ट्रेड डेफिशिएंट प्रॉब्लम। अब देखो, जब ब्रिटेन वुड सिस्टम आया था तो उसमें क्या था यूएस की करेंसी को गोल्ड के साथ लिंक किया गया और बाकी देश की करेंसियों को यूएस डॉलर के साथ लिंक किया गया, राइट। तो अब 1950 की बात हो रही है, यानी कि प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगी इस सिस्टम में। यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्टेड फेसिंग ट्रेड डेफिशिएट प्रॉब्लम। यूनाइटेड स्टेट जो है वो ट्रेड डेफिशिएट प्रॉब्लम्स फेस करने लगा। ट्रेड डेफिशिएट का क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है आप देने के लिए, ट्रेड में पेमेंट्स वगैरह के लिए जब कमी आ जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिशिएट प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स में ये फेस करनी पड़ी उनको। तो इस वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ द यूरो मार्केट, देयर वॉज ए ह्यूज आउटफ्लो ऑफ डॉलर, क्योंकि यूरो मार्केट्स का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो चुका था कि डॉलर्स का आउटफ्लो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट के पास पैसा ही नहीं बचा था, यूएस डॉलर बचा ही नहीं था। तो इसीलिए यूएस गवर्नमेंट ने टुक सेवरल डॉलर डिफेंस मेजर्स। तो उन्होंने ना कुछ इस सिचुएशन से बचने के लिए कुछ कड़े एक्शंस उठाए, सम डिफेंस मेजर्स उन्होंने लिए। लाइक क्या लिया उन्होंने इम्पोजिशन ऑफ द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन टैक्स, यानी कि उन्होंने ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया ताकि जो है यूएस डॉलर की परचेज को थोड़ा कम हो सके। इस चक्कर में उन्होंने क्या करा, इम्पोजिशन किया, ज़्यादा इंटरेस्ट टैक्स लगाया, और ताकि जो है वो अपने डॉलर के आउटफ्लो को प्रिवेंट कर पाए, यानी कि उनका डॉलर जो है वो बाहर ना जाए और आउटफ्लो थोड़ा कम हो, इसलिए। तो अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने क्रिएट किया एक न्यू रिजर्व एसेट, जिसको हम बोलते हैं एसडीआर। तो आईएमएफ ने ये क्रिएट किया था। अभी हमने एसडीआर का टॉपिक पूरा कवर किया है, आपने देखा होगा वीडियो में, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको ये एसडीआर वाली वीडियो पूरी मिल जाएगी। तो स्पेशल ड्राइंग रिजर्व आया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स को क्रिएट किया गया एक न्यू रिजर्व एसेट के तौर पर। किसने क्रिएट किया था, ये आईएमएफ ने क्रिएट किया था, ताकि जो डॉलर पर प्रेशर बन रहा है वो थोड़ा कम हो। विच वॉज द सेंट्रल रिजर्व करेंसी, ऑब्वियसली डॉलर जो थी वो सेंट्रल रिजर्व करेंसी थी। तो इनिशियली क्या हुआ, एसडीआर को वर मॉडल टू बी द वेटेड एवरेज ऑफ 16 करेंसी। हम देखिए एसडीआर का आपने टॉपिक कवर हमने किया था, तो हमने ये पढ़ा था कि जो मोस्ट वर्ल्ड वाइड यूज्ड करेंसीज हैं, मतलब टॉप 16 वर्ल्ड की जो करेंसीज हैं ना, उनको एक बास्केट में लिया जाता था, मतलब उनकी बास्केट के तौर पर जो है हम एसडीआर की वैल्यू को डिटरमाइन करते थे डेली बेसिस पर। सच करेंसी कंट्रीज हु शेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट वर मोर देन 1%। तो कुल मिला के इन्होंने उन्हीं करेंसी की बात की है जो जिन देशों की करेंसी जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड होती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो अब 1981 में क्या हुआ, एसडीआर को रीस्ट्रक्चर किया गया। अच्छा, इसको रिवाइज भी किया गया, ये भी हमने पढ़ा था कि हाँ भाई पहले तो 16 करेंसीज को लेते थे, लेकिन 1981 के बाद से 1981 में क्या हुआ, इसको रिवाइज किया गया और सिर्फ हमने 5 मेजर करेंसीज को ही इंक्लूड किया बास्केट में। तो वो 5 मेजर करेंसी कौन थी, नंबर 1 यूएस डॉलर था, जर्मन मार्क था, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और फ्रेंच फ्रांक्स, ठीक है। तो इन करेंसीज को ही लेकर हम एसडीआर की वैल्यू को कैलकुलेट करने लगे डेली बेसिस पे। पहले तो हम 16 करेंसीज को लेते थे। उसके बाद जो है एसडीआर वर ऑल्सो बीइंग यूज्ड एज डिनोमिनेशन करेंसी, एक तरीके की डिनोमिनेशन करेंसी, इसको हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, राइट, एसडीआर को। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए इसको यूज़ किया गया। बट द डॉलर बेस्ड गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड कुड नॉट बी सस्टेन, मतलब जो हमारा ब्रिटेन वुड्स सिस्टम है, यहाँ पे ब्रिटेन वुड्स की बात की गई है कि जो डॉलर बेस्ड गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड था वो अब सस्टेन नहीं रहा। कहने का मतलब है ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो है वो नहीं सरवाइव कर पाया। और क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी, मॉनिटरी एक्सपेंशन बढ़ गया था। तो 1971 में क्या हुआ, स्मिथसोनियन एग्रीमेंट साइन किया गया ग्रुप ऑफ 10 मेजर कंट्रीज़ के द्वारा। और फिर ना क्या हुआ, प्राइस ऑफ गोल्ड वॉज रेज, गोल्ड के प्राइस को बढ़ा दिया गया।
गोल्ड के प्राइस को बढ़ा दिया गया। पहले तो $35 पर आउंस था, अब $38 कर दिया गया पर आउंस की वैल्यू। और अदर कंट्रीज ने क्या किया, अपनी करेंसीज को 10% बढ़ा दिया। तो बैंड फॉर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन वाज इंक्रीज फ्रॉम 2.25 फ्रॉम 1%। तो अब ये जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन है ये भी काफ़ी बढ़ गया। बट द स्मिथसोनियन जो ये एग्रीमेंट हुआ था ये भी इनफेक्टिव प्रूव्ड हुआ, मतलब ये भी काम का नहीं निकला। तो फिर इसीलिए ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, यानी कि ये ख़त्म हो गया। यानी कि एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि ये सिस्टम फेल हो गया। उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम की बात करें तो यूरोपियन और जापानीज करेंसीज जो हैं वो एक तरीके की फ्री फ्लोटिंग करेंसी बन गई 1973 में। और द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम वाज फॉर्मली रेटिफाइड इन 1976 बाय IMF मेंबर। तो ये IMF मेंबर्स के द्वारा जो है फॉर्मली इनको बनाया गया 1976 में। और साथ में थ्रू दी जमाइका एग्रीमेंट, मतलब जमाइका एग्रीमेंट के द्वारा इनको जो है ऑफिशियली फॉर्मली कर दिया गया इन करेंसीज को, कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसको। ठीक है, तो एग्रीमेंट स्टाइपुलेटेड दैट सेंट्रल बैंक ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री कुड इंटरवेन इन द एक्सचेंज मार्केट। तो यहाँ पे बोला गया है एग्रीमेंट जो हुआ सेंट्रल बैंक के साथ ऑफ जिन रिस्पेक्टिव कंट्रीज के जो भी सेंट्रल बैंक्स थे उनके साथ जो भी एग्रीमेंट्स हुआ एक्सचेंज मार्केट्स का, गार्ड अगेंस्ट अनवारंटेड फ्लक्चुएशन, उनकी वजह से जो है फ्लक्चुएशंस आई, मतलब फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट था वो। और गोल्ड वॉज ऑफिशियली अबैंडेंड, गोल्ड को ऑफिशियली अबैंडेंड बोलते हैं किसी चीज़ को त्याग देना एक तरीके से। अबैंडन यानी कि अब इसका जो है यूज़ नहीं होगा। तो अब गोल्ड वॉज ऑफिशियली अबैंडेंड एज द इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। और 1985 में द प्लाजा एकॉर्ड एनविसेज्ड द डेप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर अगेंस्ट। तो 1985 में जो है डॉलर का डेप्रिसिएशन हुआ और मोस्ट मेजर करेंसीज का, ताकि जो है US ट्रेड डेफिशिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये लिया गया। उसके बाद इन जनरल अगर हम बात करें तो देयर आर मैनी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, बहुत सारे फ्लेक्सिबल रेट एक्सचेंज रेट सिस्टम हैं इन अ फ्री फ्लोटिंग और इंडिपेंडेंट फ्लोटिंग करेंसीज में। तो द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट। एक्सचेंज रेट कैसे पता चलेगा, मार्केट फोर्सेस के द्वारा पता चलेगा विद फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें गिवन है कि ऑस्ट्रेलिया, UK, जापान और US के जो है फ्री फ्लोटिंग करेंसीज हैं। और इन अ मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ करंट कंट्रीज इन्फ्लुएंसेस द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट। तो यहाँ की जो भी सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी हैं कंट्रीज़ की, वो एक्सचेंज रेट की मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं और उनका जो है एक तरीके का एक्टिव इंटरवेंशन होता है फॉरेक्स मार्केट में। किनका, सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी का। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए गए हैं, इंक्लूड चाइना, इंडिया, रशिया, ये भी सब इंक्लूड है। और फिक्स पैग अरेंजमेंट में क्या हुआ, ये तो था फ्लोटिंग का। अब बात करें फिक्स पैग अरेंजमेंट की, तो करेंसी जो है वो अपनी करेंसी को एक फिक्स रेट में पैग करती हैं, यानी कि लिंक करती हैं एक मेजर करेंसीज के साथ और अ बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ। फॉर एग्जांपल मैनी GCC कंट्रीज सच एज UAE या सऊदी अरेबिया, उन्होंने अपनी करेंसीज को US डॉलर के साथ लिंक किया हुआ है। ठीक है, और कुछ कंट्री की करेंसीज ने फ्री फ्लोटिंग करी हुई हैं। तो ये था प्रेजेंट IMS जो अब चल रहा है। हमने आज पढ़ा कि पहले बायोमेटलिज्म आया, राइट, उसके बाद हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड आया, राइट, उसके बाद हमारा गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड आया जो हमारा ब्रिटेन वुड्स सिस्टम है। और उसके बाद एक वर्ल्ड वॉर वाला भी हमने पढ़ा कि वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था। उसके बाद हमने प्रेजेंट IMS भी स्टडी किया कि प्रेजेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कैसा चल रहा है। तो ये थे हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।